हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन में गोलीबारी के बीच एक भारतीय छात्र की हुई मौत। रूस यूक्रेन के राजदूतों को भारत ने कर दिया है तलब। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिसके बाद भारत ने उठाया है बहुत बड़ा एक्शन। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहाँ कीव शहर से किसी भी हालत में आज भारत निकालेगा अपने छात्र छात्राओं को। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए वायुसेना ने दोस्तों अपने जहाजों को भेज दिया है। बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर अमेरिका ने अपने 12 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित। इसी बीच रूसी सेना में तबाही मचाएंगे। यूक्रेन को मिल रहे 70 मिग सुखोई जेट। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे मुस्लिम को कैंडिडेट ना बनाए जाने पर बोले अमित शाह, कहा हमने मुस्लिम को मंत्री बनाया है, हम भेदभाव नहीं करते लेकिन ये लोग। पूरी बात दोस्तों आपको पूरी खबर में बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति भी नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ यूक्रेन में गोलाबारी के बीच एक भारतीय छात्र की हुई मौत। रूस यूक्रेन के राजदूत को किया गया है तलब। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। छात्र की मौत की वजह रूस की गोलाबारी को बताया जा रहा है। खारकीव में हुई शेलिंग की रेंज में आने पर इस भारतीय छात्र की मौत हुई है। खारकीव में अपनी जान गंवाने वाले छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा है। 21 साल के नवीन कर्नाटक के चलागेरी का रहने वाले थे। उन्होंने 2 दिन पहले अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी। बता दें मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दुख जताया है। दोस्तों आप अरिंदम बागची का ट्वीट देख पा रहे होंगे। अपने ट्वीट में विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि गहरे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह खारकीव में हुई गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोस्तों कि नवीन जो थे वो खारकीव के एक बंदर में छिपे हुए थे। जरूरी सामान खत्म होने पर वो बाहर निकले थे। इसी दौरान हुई गोलाबारी की जद में आने से उनकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम के बाद भारत ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों को तलब किया है। इसी के साथ भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को जल्द से जल्द निकालने पर प्रतिबद्धता जताई है। बड़ी खबर दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, जहां पर कीव शहर में किसी भी हालत में आज बाहर निकाले जाएंगे भारतीय छात्र। दूतावास ने जारी कर दी है इमरजेंसी एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, बता दें इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय छात्र तत्काल प्रभाव से कीव शहर को छोड़ दे बाहर जाने के लिए रेल, बस या अन्य साधन का उपयोग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रूसी सेना 24 घंटे के भीतर कीव शहर पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे सकती है। इसलिए एहतियातन भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को शहर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों रूसी सेनाओं ने कीव के उत्तर में और खारकीव एवं चरनी हाईवे के आसपास तोपखाने के अपने उपयोग में वृद्धि की है। घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में भारी तोपखाने के इस्तेमाल से नागरिकों के हताहत होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट कराएगी वायुसेना। आज रवाना हो सकते हैं कई C-17 विमान। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इन सब के बीच अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कराने के लिए एयरफोर्स के कई C-17 विमानों की सहायता ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान को और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद भारतीय वायुसेना को इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका ने 12 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित। जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को जासूसी में शामिल खुफिया अधिकारी होने के आरोप में सोमवार को निष्कासित करने
करने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। रूस के हमले की अमेरिका और कई अन्य देशों ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका ने एक बयान में कहा है कि रूसी राजनयिकों ने जासूसी गतिविधियों में शामिल होकर अमेरिका में रहने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। जी हाँ दोस्तों, मिशन ने कहा है कि निष्कासन की प्रक्रिया कई महीनों से जारी थी और 193 सदस्यीय विश्व निकाय के मेजबान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ अमेरिका के समझौते के अनुरूप है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रूसी सेना में तबाही मचाएंगे यूक्रेन को मिल रहे 70 मिग सुखोई जेट भारत भी करता है इसका इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, रूस के साथ जंग में फाइटर जेट की कमी का सामना कर रही यूक्रेन की सेना को 70 मिग 29 और सुखोई 25 फाइटर जेट मिलने की खबर आ रही है। दोस्तों, यूक्रेन के सांसदों का सोशल मीडिया पर दावा है कि उन्हें यूरोप के कई देशों से सोवियत जमाने के 70 फाइटर जेट मिल रहे हैं। माना यह जा रहा है दोस्तों कि इन लड़ाकू विमानों की मदद से यूक्रेन की वायु सेना पिछले 6 दिनों से जारी रूसी हमले का करारा जवाब दे सकेगी। मिग 29 लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक होते हैं और भारत भी इनका इस्तेमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर युद्ध स्तर पर होगी भारतीयों की वतन वापसी, खोला जा सकता है यूक्रेन और रूस का खार्किव बेलगोरोड बॉर्डर, दोनों देशों के संपर्क में है सरकार। जी हाँ दोस्तों, युद्ध के बीच फंसे इन छात्रों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, भारतीयों को वापस लाने के लिए रूस के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन के खार्किव बॉर्डर को खोला जा सकता है, क्योंकि ये शहर रूस की सीमा 40 किलोमीटर दूर मौजूद है। सरकार का इरादा खार्किव से छात्रों को रूस लाना है और फिर वहां से भारत के लिए रवाना करने का है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन ने एलन मस्क को मदद के लिए बोला थैंक्स, तो उधर गूगल ने भी रूस में यूट्यूब को कर दिया बैन। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में कई लोग यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बीच टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। स्पेसएक्स के सीईओ ने यूक्रेन की मदद के लिए स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे हैं, जिससे यूक्रेन में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिली हुई है। दोस्तों, जिसके बाद यूक्रेन की सरकार नए एलन मस्क को थैंक्स कहा है, तो वहीं गूगल ने भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। गूगल ने रूस में यूट्यूब चैनल को ही बैन कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस खबर पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। और जितने भाई बहन नए से इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आखिर भारत से खुश रूस अब भारतीय मीडिया से क्यों हुआ नाराज, हम आपको बताते हैं दोस्तों। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत सरकार के अब तक के रुख का रूस ने स्वागत किया है, लेकिन भारत की मीडिया से रसिया हुआ नाराज। दरअसल रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्वी यूक्रेन पर भारत के रुख का स्वागत किया था। भारत में रूस के कार्यकारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कहा था कि पूर्वी यूक्रेन पर भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वतंत्र रही है। रोमान बाबुश्किन ने द हिंदू से 24 फरवरी को कहा था कि यूक्रेन को लेकर भारत के रुख का रूस स्वागत करता है। यूक्रेन पर भारत ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में कई बार संतुलित और स्वतंत्र विचार रखा है। दोनों देशों ने वहां की स्थिति को लेकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कई बार बातें की है। हमने इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी बात की है। भारत चीजों को लेकर अच्छी समझ रखता है और उसे पता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा क्यों की है। रूस को यह उम्मीद है कि उसके दोस्त और पार्टनर, जिसमें भारत भी शामिल है, नए गणतंत्र दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देंगे। लेकिन दूसरी तरफ रूस भारत की मीडिया से खासे नाराज है। भारत स्थित रूसी दूतावास ने कहा है कि भारत की मीडिया यूक्रेन संकट को लेकर भारत के लोगों को सही और वस्तुनिष्ठ जानकारी दे। रूसी दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि रूस ने यूक्रेन और वहां की जनता के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है, बल्कि एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है और इसका लक्ष्य यूक्रेन में वैश्वीकरण और इसके अलावा नाजीकरण को खत्म करना है। डोनबास इलाके में 8 सालों से जारी यूक्रेन के युद्ध को खत्म करना उसका लक्ष्य है। और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने लिखा है कि रूस हमेशा से संवाद के लिए तैयार रहा है। यूक्रेन में परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं, इसकी पुष्टि IAEA ने भी की है। इसके उलट कोई भी जानकारी पक्षपाती और भ्रामक हो सकता है। यानी कि दोस्तों, रूसी राजदूत का कहना है कि भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं कुछ 10% की चीजों को 50% बढ़ाकर दिखाती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हमारा चैनल आपको सबसे सही
सही और सटीक जानकारी देता है। दोस्तों हम कुछ भी चीजें बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं कहते, जो वास्तविकता होती है उससे ही आपको अवगत कराते हैं। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज जितने भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर रूस ने दी प्रतिक्रिया, कहा यूक्रेन पर हमारा रुख कभी नहीं बदल सकता। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से ही पश्चिम देश रूस पर लगातार प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसे लेकर क्रेमलिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कभी भी यूक्रेन को लेकर रूस की स्थिति को बदलने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को और कीव के बीच सीधा संवाद शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत की कोई योजना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां मुस्लिम को कैंडिडेट ना बनाए जाने पर बोले अमित शाह, कहा हमने मुस्लिम को मंत्री बनाया है, हम भेदभाव नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी द्वारा किसी भी सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देने के सवाल पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास हमारे लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ये हमारी सरकार की नीति भी है। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर हम किसी मुस्लिम परिवार को फ्री राशन, फ्री गैस कनेक्शन, घर ना मिले तो ये नारा गलत हो जाएगा, या फिर किसी हिंदू इलाके में बिजली आए लेकिन मुस्लिम इलाकों में बिजली ना मिले, अगर ऐसा होता है तो ये नारा बेकार साबित हो जाएगा। लेकिन पूरे यूपी में देखें तो ऐसा नहीं हुआ है, बिना किसी भेदभाव के लोगों तक योजनाएं पहुंचाई गई है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि हमारा टिकट वितरण जीत के आधार पर होता है। अगर मीडिया अल्पसंख्यकों और भाजपा के बीच दरार पैदा करेगा तो कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। हमें उम्मीद है कि ये अंतर खत्म हो जाएगा। आप भी इसमें भाजपा की मदद करें। अगर आप ये सवाल पूछे कि क्या कोई परिवार इस योजना से छूट गया है तो वो अंतर कम हो गया होगा, लेकिन आप पूछते हैं कि टिकट मिला क्या। मैं स्पष्टवादी हूं इसलिए कह रहा हूं, ये पूछे जाने पर कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है जिसके करोड़ों सदस्य हैं और फिर भी आपको एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला। तो अमित शाह ने कहा कि यूपी में साल 2017 में हमने 325 सीटें जीती थी, फिर भी हमने एक मुसलमान को एमएलसी और फिर मंत्री बनाया। यूपी विधान परिषद में हमने जिस एमएलसी को भेजा वो लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अमित शाह की इस बात का क्या आप भी समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी? क्या भगवान लहराएगा? क्या मोदी जी की लहराएगी? दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा किसकी सरकार बनेगी। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोले बाबा।